हेलो स्टूडेंट। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 16 की क्लास कर रहे हैं। इसके पहले हमने 15 क्लासेस कंटिन्यू कर चुकी है। आज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने साइकेट्रिक से लिया है। ये आने वाली एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एमपी में ग्रुप 5 की हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे यूपी बिहार में हो, सभी जगह अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the primary focus of the mental health nursing? Options are option A physical health, option B medical health, option C holistic health, option D social skill। क्या है प्राइमरी फोकस मेंटल हेल्थ का, क्या है प्राथमिकता मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, क्या है इसमें यही पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? होलिस्टिक केयर। ओके, यानी कि सभी प्रकार की केयर। चलिए देख लेते हैं मेंटल हेल्थ होता क्या है। वेशनल देखेंगे थोड़ा सा। मेंटल हेल्थ इज द स्टेट वेल बीइंग दैट अफेक्ट हाउ अ पर्सन थिंक feeling and act. It include a person emotionally, psychologically and socially well-being. Okay, mental health is an important part of our health and equal importance to physical health. mental health है क्या चीज़ कि जो कोई भी पर्सन हो वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है और कैसे रिएक्ट करता है, उसी को कहते हैं मेंटल हेल्थ। ये फिर साइकोलॉजिकली भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, और क्या हो सकती है जो हमारा फिजिकल हेल्थ है और जो इमोशनल स्टेटस है वो भी हो सकता है, उसमें वो भी इफ़ेक्ट होता है। ओके, ये सारी चीज़ें जब इक्वली काम करती है, यदि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग है प्लस फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, चाहे सोशल इन्वायरमेंट हमारा बहुत अच्छा है, तो क्या होगी, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और यदि ये सारी चीज़ें हमारे पास में नेगेटिव है तो हमारा जो कहना चाहिए मेंटल हेल्थ का स्टेटस है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा। वह मोटा मोटा देखा जाए तो मेंटल हेल्थ है क्या चीज़ कि पर्सन की इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल बीइंग को ही मेंटल हेल्थ कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024 की थीम क्या थी? जो 2024 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मनाया जाता है, मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को क्या होता है? मेंटल हेल्थ डे। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। या तो आपको आजकल थीम बहुत ज़्यादा पूछने लगी है, या तो फिर आपको पूछा जाएगा कि मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर 10 को। ठीक है, हर साल अक्टूबर 10 को हम मेंटल हेल्थ मनाते हैं। और इस साल की थीम क्या थी? 2024 की थीम क्या थी? टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन वर्क प्लेस। ओके, क्या है? टाइम की प्रायोरिटी देना है अपने मेंटल हेल्थ को कहाँ पे? अपने वर्क प्लेस में, क्योंकि आजकल सभी लोग वर्कहॉलिक हो गए, मोस्ट ऑफ दी लोग वर्क करते, तो कहीं ना कहीं टेंशन होता है, तो अपने वर्क प्लेस में अपने मेंटल हेल्थ के लिए प्रायोरिटी देना है। ओके, थीम पूछेगा तो लिख लोगे आप लोग। क्या है? टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस, ये थीम है। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आजकल थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें क्या आएगा? इट्स कम टुगेदर टेक प्लेस मेंटल हेल्थ एंड सोशल मॉनिटर। ओके, ये तो हम लोगों ने देख लिया, मैंने आपको बता दिया है कि ये होता क्या क्या है। ठीक है, और मेनली क्या होता है कि यदि आप मेंटल हेल्थ आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे यानी कि रहे आपका, तो आपको टेंशन कम लेना है, जितना भी अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखने की कोशिश करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, कि इन्हीं सब के ऊपर हमको गाइडलाइन देना है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, अकॉर्डिंग टू केयर देना है, इंटरवेंशन निकालना है, गोल प्लानिंग, यही कहलाता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स प्रायोरिटी ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है, क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन ए सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन डी फोबिया। क्या है, विच मेंटल डिसऑर्डर इन्वॉल्व प्रायोरिटी ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन। कौन सा है ये मेंटल डिसऑर्डर, सही उत्तर होगा बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत मेनिया और डिप्रेशन आते हैं। चलिए बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है देख लेते हैं वैष्णव थोड़ा सा। बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ सीरीज ऑफ मेंटल इलनेस दैट कॉज extreme mood swing and also known as manic depression disorder to manic depression। ओके, क्या है मेनिया, क्या है ये, सॉरी बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, एक मेंटल सीरियस मेंटल इलनेस है जिसमें क्या होगा, मूड स्विंग होगा। इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो कभी कभी डिप्रेस मोड में या सुस्त मोड में मिलेगा आपको। ठीक है, अब क्या होगा, मैनिक एपिसोड में क्या करेगा पेशेंट, अ पेशेंट विद अ बाइपोलर डिसऑर्डर में बी एक्सपीरियंस पीरियड ऑफ एक्सट्रीम हाई मूड, इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड इरिटेबिलिटी दैट सिम्टम अकर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, मेनिया में क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, वही चीज़ इसमें दिया है, उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, और क्या होगा, वो इरिटेबिलिटी रहेगी, उसमें चिड़चिड़ाहट पना रहेगी, वो काम तो बहुत करेगा या उसमें एनर्जी तो बहुत रहेगी लेकिन साथ में चिड़चिड़ापना भी रहेगा। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट डिप्रेशन में होता है। इसमें क्या क्या होगा, रशिंग थॉट होगा, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप होगा, वॉकलेसनेस बिहेवियर होगा, इनफेस सेंस ऑफ सेल्फ ऑफ वन होगा और डिप्रेशन एपिसोड होंगे। बीच बीच में टेंशन में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, टेंशन में रहेगा, हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहेगा। ये सीधी लैंग्वेज में बोले तो ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट, अब इसी में आएगा, यदि यानी कि कोई भी पेशेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर का एक्सपीरियंस पीरियड विथ सैडनेस, यानी वही डिप्रेशन की बात हो रही है तो क्या होगा, इन्फिशियंस एंड होपलेसनेस हो जाएगा। जब पेशेंट, इसके जस्ट अपोजिट मेनिया में क्या होता है, बहुत हाइपर एक्टिव होगा, और इसमें क्या होगा कि एक्टिविटी लेस हो जाएगी और होपलेसनेस, यानी कि अब मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं किसी से क्या करूँगा बात करके, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड एपिसोड, कभी क्या होगा बहुत ज़्यादा खुश होगा, कभी एक्टिव होगा, कभी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होगा, बोलेगा अब मुझे जीने का कोई शौक़ नहीं है, मैं ये हूँ वो हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, मेनिया और डिप्रेशन सिम्टम दोनों एक ही बीमारी के हैं, लेकिन कहना चाहिए कि एक ही जो डिसऑर्डर है उसी के ही ये इंक्लूडिंग है, बट दोनों में अपोजिट रिएक्शन देखने को आपको मिलेंगे। Bipolar disorder can be also cause the change of thinking, behavior, sleep. Symptoms usually start in adolescence. Earlier adulthood can be sometime occur in children. Bipolar disorder is a lifelong condition to require the treat among the symptom। ठीक है, क्या होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, एक थिंकिंग बिहेवियर है, यानी कि एक कहना चाहिए कि थिंकिंग डिसऑर्डर है। इसमें हमको सबसे ज़्यादा हमारी थिंकिंग में चेंज मिलेगा, बिहेवियर में चेंज मिलेगा, स्लीपिंग पैटर्न में चेंज मिलेगा। अधिकांश एडोलसेंट स्टेज में देखा जाता है क्योंकि उस समय क्या होता है कि फ्यूचर का टेंशन होता है, हमारे लाइफ में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उस समय में बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत सारे लोगों को जो अपना मेंटल स्टेटस बैलेंस नहीं कर पाते हैं उनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और कुछ लोगों को तो बचपन से ही देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहेंगे, मूड स्विंग्स रहेगा, बिहेवियर प्रॉब्लम रहेगी, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिकली प्रॉपर ट्रीटमेंट है, बिहेवियर सुधारना है, स्पीच थेरेपी देंगे उनको, सोशल इंटरेक्शन उनका बढ़ाएंगे, ये सारे ट्रीटमेंट उसमें दिए जाएंगे। ठीक है, मेडिकेशन टू बी बैलेंस ऑफ मूड बैलेंस करने के लिए हो सकता है मेडिसिन थोड़ी बहुत देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी मैंने यानी कि जहाँ तक कि इसमें यूज़ किया जाता है तो कहना चाहिए थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा चलता है।
कि साइकोलॉजी से थेरेपिस्ट से थेरेपी करवाई जाएगी, उनको काउंसलिंग दी जाएगी, ये ज़्यादा बेटर माना जाता है इन केसेस में। बट मेडिसिन भी दी जाती है अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन? ऑप्शंस आर, क्या है मेन साइड इफेक्ट, क्या कॉमन साइड इफेक्ट क्या है एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए वेट गेन, ऑप्शन बी इंसोम्निया, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी हाइपर एक्टिव। राइट आंसर क्या होगा? वेट गेन। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन से मोस्ट ऑफ दी वेट गेन देखने को मिलता है। अदर सिम्टम क्या है इसमें देख लेते हैं। अदर साइड इफेक्ट क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। मूवमेंट इफेक्ट होगा, टर्मर होगा, मसल्स स्टिफनेस होगा, स्टिक्स होगा, ड्राइजीनेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? सेडिशन होगा यानी स्लीपलेसनेस होगा और लो एनर्जी रहेगी। वेट गेन होगा। और बाकी के साइड इफेक्ट क्या होंगे? ड्राई माउथ रहेगा, ब्लरी विजन रहेगा, डिजीनेस रहेगा, फ्लूइड रिटेंशन रहेगा, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड रहेगा, यदि लड़कियों में है तो मेंस्ट्रुअल पीरियड लॉस रहेगा, हाई ब्लड शुगर होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा, हाई प्रोलैक्टिन लेवल होगा और यूरिनरी रिटेंशन रहेगा। ये सारे साइड इफ़ेक्ट में आते हैं। आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि यदि आप साइकेट्री की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ दी ये क्वेश्चन कॉमन आपको रखे हुए मिलेंगे हर एग्ज़ाम में। और हर एग्ज़ाम में आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा 5 से 6 नंबर का साइकेट्रिक आपको आएगा ही, आपके सिलेबस में ही है, वो कहीं जाएगा ही नहीं। तो आपको यदि आपके 5 नंबर स्कोर करना है तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए और अभी भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द सुसाइडल पेशेंट? क्या है सुसाइडल पेशेंट के लिए प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करना है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इनकरेज ग्रुप थेरेपी, ऑप्शन बी इनकरेज पेशेंट सेफ्टी, ऑप्शन सी लिमिट सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। राइट आंसर इज इनकरेज द पेशेंट सेफ्टी। चलिए देख लेते हैं। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 narrated by the section 309 of include Indian Penal Code to start the attempting suicide is not a crime. The person attempt to suicide to believed to under the lot of stress and not a warrant punishment. Okay. क्या हुआ, ऐसी बहुत ज़्यादा सुसाइडल केस आने लगे थे पहले, तो इसीलिए 2017 में पीनल कोर्ट ने एक लॉ बनाया जिसमें जो सेक्शन है 309, इसके अंतर्गत बोला गया कि सुसाइड कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि उसका बिलीव होता है कि बहुत ज़्यादा कोई भी पेशेंट है जो सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहता है, उसका बिलीव होता है कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो इन सब चीज़ से टॉलरेट नहीं कर पाता, इसीलिए वो ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है। तो ये नॉन कहना चाहिए कि वारंट पनिशमेंट है, आपको इसमें समझा करके छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ना तो जेल होगी और ना ही कोई पनिशमेंट आपको मिलेगा। Now next question is, which medicine is commonly used to treat bipolar disorder? अभी हमने थोड़ी देर पहले बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़े थे, मैंने इसीलिए वहाँ पे मेडिसिन के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। देखिए यहाँ पे आ गया ना, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। लिथियम, ऑप्शन बी स्टेलाइन, ऑप्शन सी कोलिजापाइन, ऑप्शन डी हेलोपेरिडोल। राइट आंसर इज लिथियम। लिथियम इज द मोस्ट कॉमन मेडिसिन टू ट्रीट द बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके,
क्या है, लिथियम बहुत कॉमन मेडिसिन है, यानी कि कहना चाहिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है काय में, बाइपोलर डिसऑर्डर में। चलिए देख लेते हैं लिथियम के बारे में थोड़ा सा। Lithium is the chemical element to soft silver white alkaline metal with the symbol of Li and atomic number of 3. It's a larger, lightest soil elements to than the metal under a standard condition. ओके इसमें लिथियम के बारे में दिया गया है, इसके कंपोजिशन के बारे में दिया गया है। इसका क्या है, सिल्वर वाइट एल्कलाइन मेटल होता है, इसका सिंबल क्या होता है, Li होता है, और एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 3 है। ओके ये क्या है, एक मूड स्टेबलाइजर है। यूजेस किस किस में किया जाता है, जब मूड स्टेबलाइजर होता है स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है, रिचार्जेबल बैटरी के रूप में किया जाता है, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के टाइप में किया जाता है। ये सारे समय में इनको यूज़ किया जाता है, कौन सी मेडिसिन को, लिथियम को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कब कब इसमें यूज़ किया जाता है। और मैं एक और क्वेश्चन अगली क्लास में ज़रूर लेके आऊँगी, जिसमें पूरे जो बाइपोलर डिसऑर्डर में जितनी भी मेडिसिन यूज़ होती है उनका नाम लेके आऊँगी, ठीक है। इसमें क्या है, अब इसमें लिथियम के साइड इफ़ेक्ट देख लीजिए। ऑप्शन लिथियम के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, नोसिया एंड डायरिया, मसल्स वीकनेस, वेट गेन, इनरेगुलर हार्ट रिदम, सीजर्स एंड वोमिटिंग। यदि आपको कभी भी एक कॉमन चीज़ बताते हैं, यदि आपको ऑप्शन में कभी भी वेट गेन मिल जाए तो आप हमेशा वेट गेन को ही टिक कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो साइकेट्री की ड्रग्स है उनका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है सीज़र और वेट गेन। सीज़र तो फिर भी बहुत कम मेडिसिन में होता है, कुछ कुछ में नहीं भी देखने को मिलता है, लेकिन वेट गेन इट इज़ अ वेरी कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ एनी साइकेट्रिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of therapy focus to change unhelpful thought and behavior? ओके कौन सी थेरेपी यूज़ की जाती है कि अनहेल्पफुल बिहेवियर और थॉट के लिए। ऑप्शन ए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऑप्शन बी साइको एनालिसिस थेरेपी, ऑप्शन सी मेल्यूट थेरेपी, ऑप्शन डी ग्रुप थेरेपी। राइट आंसर इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, देखिए इसमें CBT का दिया हुआ है, मैं इसको डिटेल में और पढ़ाऊँगी। इसका जो सिंबल्स है इस टाइप का बनता है, इमोशंस, थॉट, बिहेवियर, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के इर्द गिर्द चलते हैं। तो चलिए कॉग्निटिव थेरेपी देख लेते हैं क्या चीज़। कॉग्निटिव थेरेपी इज़ a type of psychotherapy that help to identify the change is unhelpful thought and pattern, improve their mental and emotional status। ठीक है, कॉग्निटिव थेरेपी है क्या कि हम उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को यानी कि हम लोग एक सजेशन देंगे या बैठा करके हम उसका क्लास लेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि उसको सोचने, कोई भी पेशेंट है जो उसमें चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है, या फिर हेल्पफुल, अब मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, या फिर मेरा आगे चल के क्या होगा, इस टाइप के जब थाट आते हैं तब उनको समझाया जाता है, वही कॉग्निटिव थेरेपी है। ओके ये फोकस कैसी करती है, प्रेजेंट एंड हेल्प पीपल फाइंड द सॉल्यूशन एंड देयर करेंट प्रॉब्लम। क्या है, कॉग्निटिव थेरेपी में पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, और उसके लिए उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रदान करना। ओके उसका मेन फोकस होता है। गोल क्या है CBT का, CBT हेल्प टू पीपल वन प्रैक्टिकली strategy improve to their quality of life, cope with the life without therapy। ठीक है, इनका गोल क्या है कि एक स्ट्रेटेजी बनाना प्रैक्टिकली, और उसको उनकी लाइफ को जो है क्वालिटेटिव लाइफ को इम्प्रूव करने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, टेक्निक क्या है, CBT pupil become the aware negative thinking, learn to think, lost the negative way। It also teach people how to their thinking affect their mood।
ठीक है, इसमें क्या होगा, टेक्निक क्या होगी, हम पेशेंट को बताएंगे कि आपकी जो कहना चाहिए कि नेगेटिव थिंकिंग है वो आपके मूड को भी इफ़ेक्ट कर रही है, शरीर को भी इफ़ेक्ट कर रही है, तो आपको पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव करना है। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ दी हुई है। ठीक है, अधिकांश ये थेरेपी किस किस को दी जाती है? अधिकांशतः ये क्या कहते हैं भाई, वो पेशेंट, ऐसे पेशेंट होते हैं जो मेनली डिप्रेशन में होते हैं, या फिर मेनली क्या होगा कि जिनको यानी कि अनट्रीटेड जो कहना चाहिए कि बीमारियां हो गई है, उन लोगों को ये अधिकांश दी जाती है, या फिर किसी के लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो अनसॉल्व है, उन लोगों को इस टाइप की थेरेपी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। Okay, now next, what percentage of people is suffering from the serious mental illness in the world? Option A 1%, option B 6%, option C 10%, option D 15%। कितने प्रतिशत लोग वर्ल्ड में हैं जो मेंटल इलनेस से प्रभावित हो रहे हैं? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1%। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रेशनल देख लेंगे। मेंटल हेल्थ इज द स्टेटस ऑफ मेंटल वेलबींग द एनेबल टू कॉप ऑफ स्ट्रेस ऑफ लाइफ, रियलाइज देयर एबिलिटी टू लर्न वेल एंड some of the main groups of mental disorders are mood disorder, depression, bipolar disorder, anxiety disorder, personality disorder। ठीक है, मेंटल जो हेल्थ क्या है कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ में स्ट्रेस होता है, ठीक है, या फिर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, उनकी वजह से जो हमें मेंटल इलनेस होता है उसे ही क्या मेंटल हेल्थ कहा जाता है। ये अधिकांशतः हमें मेंटल इलनेस होता किन किन वजह से है, जैसे डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये सारे हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने वाले कारण बनते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। Which of the following are the sign of mental illness? Option A abnormal change of feeling, option B abnormal change of thinking and perception, option C loss of interest, option D all of the above। क्या बोल रहा है कि कौन कौन से साइन है मेंटल इलनेस के, तो कौन कौन से है, सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। सारे जितने भी साइन दिए हुए हैं वो सारे मेंटल इलनेस के। क्या क्या है? एबनॉर्मल चेंज इन फीलिंग, एबनॉर्मल चेंज इन थिंकिंग एंड परसेप्शन, तीसरा क्या है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ओके, ये सारे क्या है, मेंटल इलनेस के साइन है। अभी जब से हम वही चीज़ पढ़ते जा रहे हैं कि ये सारे साइन काय के हैं, मेंटल इलनेस के है। ओके, अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे, मैंने तो ये सब आपको ऑप्शन में ही बता दिया है। जितने मूड, बिहेवियर है, थिंकिंग है, इमोशंस है, ये सारे क्या है हमारे मेंटल इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। अब क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, एज को इफ़ेक्ट करते हैं, जेंडर, रेस, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ को फैक्ट करते हैं ये। ठीक है, यदि अब ये क्रोनिक हो जाए, यदि यही चीज़ यदि जब कम वे में है तो ठीक है, ये थोड़ा बहुत टेंशन है और मैनेज हो जाता है, और जब ज़्यादा में बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर होगा, डिप्रेशन डिसऑर्डर होगा, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होगा, सोशल एंजाइटी होगा। इसमें क्या है, कॉमन मेंटल हेल्थ इशू क्या क्या होगा, फिर वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करना पसंद करेगा, किसी से मिलना पसंद नहीं करेगा, फिर क्या होगा, हमेशा चिड़चिड़ा सा रहेगा, और क्या होगा, डिप्रेशन में रहेगा, हमेशा टेंशन में मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, काय में यदि पेशेंट में मेंटल इलनेस हो रहा है तो अब हम इनको ठीक कैसे कर सकते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन के थ्रू। अब कॉम्बिनेशन मेडिसिन का मतलब है कि सिम्टोमेटिकली मेडिसिन देना और हर प्रकार की अलग अलग मेडिसिन चलेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, काउंसलिंग।
मेन चीज़ होती है मेंटल, इसमें मेडिसिन जितना काम करती है उतनी ज़्यादा काउंसलिंग भी काम करती है। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट मिल जाए आपको तो आपकी आधी से अधिक टेंशन को दूर कर सकता है। ये भी मेन ये है, पॉजिटिविटी है। ठीक है, चलो ये हो गया आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO इज द ग्लोबल पॉइंट प्रिवलेंस ऑफ द न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर एडल्ट। ओके, क्या है एडल्ट में न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर का कारण क्या है? ठीक है, कितना परसेंटेज तक होता है ये देख लेते हैं। इसमें 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 25%। राइट आंसर इज 10%। कितने परसेंटेज न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं? 10%। ओके, आगे इसमें थोड़ा सा रेशनल देख लेते हैं कि है क्या चीज़ ये। न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर इज द मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट बोथ नर्वस सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ। दिस डिसऑर्डर कैन बी इम्पैक्ट टू ब्रेन फंक्शन, इमोशंस, मूड, कैन बी रेंज ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ऑफ द बिहेवियर चेंजेस। ओके, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या है? इसमें आपका यानी कि जो मेंटल हेल्थ है और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, वो दोनों इफेक्ट होंगे। और इसमें मेनली क्या आता है, क्या कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं? इमोशंस आता है, ब्रेन, सबसे पहले तो ब्रेन फंक्शन इफेक्ट होगा, सेकंड इमोशंस होगा, थर्ड मूड चेंज होगा। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आती है। सब एग्जांपल कौन कौन से हैं आप बताइए, इनमें से न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के एग्जांपल क्या क्या आएंगे? तो एग्जांपल है डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑटिज्म, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर, माइग्रेन हेडेक, अनकंट्रोल एंगर एंड सीजर्स। ये सारे क्या है इसके एग्जाम्पल्स है। एक बार और बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑटिज्म, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ADHD, ईटिंग डिसऑर्डर, माइग्रेन हेडेक, uncontrolled anger and seizure. It is a most common example of neuropsychiatric disorder. अब चिल्ड्रन में क्या क्या देखने को मिलेंगे, कौन कौन से देखने को मिलेगा, कौन कौन से न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे? सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, इमोशनल, बिहेवियर कंट्रोल, मोटर स्किल्स, ये सारी चीज़ें बच्चों में देखने को मिलेगी, वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर? ऑप्शन ए साइकोसिस, ऑप्शन बी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी अल्जाइमर एंड अदर डिमेंशिया, ऑप्शन डी बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, राइट आंसर इज अल्जाइमर एंड अदर डिमेंशिया। चलिए, अल्जाइमर है क्या चीज़ ये देख लेते हैं। अल्जाइमर disease is the brain disorder to slowly destroy the memory and thinking skills. Initially, the ability to perform the simple tasks. It's a most common cause of dementia in the older adult. ओके, क्या होगा? अल्जाइमर है क्या चीज़? ये क्या है? एक डिसऑर्डर है काय का? मेमोरी और थिंकिंग का। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है मेन कि मेमोरी लॉस होने लगती है। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा देखिए, मेमोरी प्रॉब्लम, कन्फ्यूज़न, डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग, चेंज इन लैंग्वेज, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। कौन कौन से सिम्टम है? मेमोरी प्रॉब्लम मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि मेमोरी लॉस होने लगती है, कन्फ्यूज़न आने लगता है कि देखा देखा सा तो लगता है लेकिन कभी हम यानी कि याद नहीं आता कि ये कहाँ देखा था, कब देखा था। डिफ़िकल्टी थिंकिंग यानी कि सोचने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, लैंग्वेज में चेंज है, बातें करने का तरीके में अलग चेंज आ जाता है। बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ दी क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा? दिस कैन अकर ट्रीट रिवॉल्व सिस्टम, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम क्या कर सकते हैं इसमें भी देखिए, लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यही है। इसमें प्रिवेंशन क्या होगा? लाइफस्टाइल चेंज टू लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज टू रिड्यूस ऑफ डिमेंशिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लड डिसऑर्डर से सॉरी ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन है। द नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच इन द ब्लड इज, ऑप्शन ए 6.8.7.0, ऑप्शन बी 7.3.2 7.45, ऑप्शन सी 7.5 to 8.0, ऑप्शन D 6.5 to 7.2. It is a most important question. Okay, now right answer is 7.35 to 7.45. नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच कितनी होगी ब्लड की? 7.35 to 7.45. नाउ समवेशनल इज, the normal pH level of blood is between 7.35 to 7.45. It is a slightly basic. Okay, pH scale measure the basic acid and balance in the blood range from the 14. ठीक है, जो pH स्केल होता है उसमें फुल रेंज कितनी होती है? 14 होती है। और जो हमारे ब्लड का pH कितना है? 7.35 to 7.45. ओके, चलिए, हमारा पीएच कौन रेगुलेट करता है? हमारे पीएच को रेगुलेट करने का काम और बैलेंस करने का काम किसका होता है? किडनी और लंग्स का होता है। यदि जिसकी किडनी और लंग्स काम नहीं कर रहे हैं तो पीएच में इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। यदि कम होगा तो क्या होगा? यदि 7.3 से कम होता है तो एसिडिक होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिडोसिस। और 7.5 से ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एल्किलोसिस। ओके, सम बीमारी होती है, कुछ बीमारियां होती है जो हमारे ब्लड पीएच को इफ़ेक्ट करती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरवॉलेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ऑप्शन ए एसए नोड, ऑप्शन बी एवी नोड, सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने, ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी परकिंजी फाइबर, ऑप्शन डी बंडल ऑफ हिस। राइट आंसर इज एसए नोड। आप इस हार्ट में देख सकते हैं डायग्राम में एसए नोड दिया हुआ है। एसए नोड को क्या बोला जाता है? पेस मेकर ऑफ हार्ट। ओके, नाउ सम वेशनल इज, चलिए वेशनल देख लेते हैं हम इसका थोड़ा सा कि एसए नोड है क्या चीज़। द साइनो आर्टेरियल नोड या एसए नोड इज ऑल्सो नोन एज साइनस नोड। इट इज अ स्मॉल consist shape cluster of cell in the heart that generate the electric impulses that control the heartbeat. अब इसको पेसमेकर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसे नोड ही ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे हार्ट बीट कंट्रोल होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होगी कि ऐसे नोड कहाँ लोकेटेड होगा? अपर राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट नियर द सुपीरियर वेना कावा। कहाँ पे लोकेशन है? अपर राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट एंड नियर द सुपीरियर वेना कावा। ओके, फंक्शन क्या क्या है अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। जनरेट इम्पल्सेस दैट कनेक्ट द, क्या करेगी? ट्रिगर करेगी किसको? वेंट्रिकल्स को, टू कनेक्ट द पंप ऑफ ब्लड। ओके, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करती है, वो कहाँ ट्रिगर करती है? किसको करती है? वेंट्रिकल्स को ट्रिगर करती है। क्यों करती है? ब्लड को पंप करने के लिए, इसीलिए बोला जाता है ये पेसमेकर है कहके, क्योंकि यहीं से सारा काम जनरेट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कहाँ आएगी? ऐसे नोड में। ऐसे नोड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एंड हार्ट बीट। ओके, चलिए, रेंज कितनी होती है? टिपिकली जनरेट टू 60 to 100 इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पर मिनट। वही जो है हम लोग बोलते हैं ना कि एक नॉर्मल एडल्ट की हार्ट बीट कितनी होती है? 60 to 100। तो ये कितनी इम्पल्सेस जनरेट करता है एक मिनट में? 60 to 100। वही इम्पल्सेस कहाँ आगे जाकर के क्या होती है? हार्ट बीट बनती है। ओके, कंट्रोल कैसे करते हैं?
controlled by the autonomic nervous system to adjust the heart rate based on the you are doing. Okay, अब बताइए ये कंट्रोल कहाँ से होता है? नर्वस सिस्टम से. अब हमको तो ये तो पता ही है कि सारी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भी किसके कहने पे? नर्वस सिस्टम के आदेश के ऊपर ही सारा काम होता है. ठीक है, अब आगे देख लेते हैं. ऐसे नोड मेड अप ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ सेल. अब ऐसे नोड कौन सी सेल से मिलके बनी होती है? देखिए, स्मॉल राउंड सेल एंड दूसरी क्या है? सिलेंडर स्पाइंडल शेप सेल. दो प्रकार की सेल से मिलके बनी होती है, स्मॉल राउंड सेल एंड सिलेंडर स्पिन सेल. यदि कभी पूछता है ऐसे नोड कितनी प्रकार की सेल से मिलके बनी होती है, तो हमको बताना है दो. ओके, ऐसे नोड वाज डिस्कवर इन 1907 by the medical student Martin Flock in the heart of the mole. ओके, क्या है कि ये कब डिस्कवर हुआ था? 1907 में एक स्टूडेंट है मार्टिन फ्लॉक, उसने ये डिस्कवर किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइटी डिसऑर्डर आर बेस्ट ट्रीट विथ. अब एंजाइटी डिसऑर्डर कैसे ट्रीट होते हैं? ऑप्शन ए एंटीसाइकोटिक, ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी एंटी डिप्रेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंटीसाइकोटिक ड्रग. चलिए, एंटीसाइकोटिक ड्रग होती क्या है? एंटीसाइकोटिक मेडिसिन आर द क्लास ऑफ ड्रग टू ट्रीट द सिम्टम ऑफ साइकोसिस सच एज द hallucination and delusion. They can also be used to treat the mental health condition include the bipolar disorder, depression, Alzheimer, anxiety disorder, and Turner syndrome. Some examples of antidepressant is, पहले देख लेते हैं एंटी डिप्रेशन एंटीसाइकोटिक होता क्या है. एंटीसाइकोटिक वह मेडिसिन है जो क्या करती है? साइकोसिस के सिम्टम को ठीक करती है. जैसे कौन कौन से सिम्टम है? हेलुसिनेशन, डिल्यूशन, और कभी कभी क्या होता है कि ये कुछ और मेंटल डिसऑर्डर जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, अल्जाइमर, एंजाइटी और टर्नर सिंड्रोम, इन सारी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग का यूज़ किया जाता है. अब कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में देख लेते हैं. क्या है? अल्बिफाई, एलाक्यूटा, एमिसोप्राइड, एनक्वेल, एपिपिराजोल, एप्रोवाया, एसिनाप्राइन, एटोलेक, रिस्पाइरिडोन और क्वाटिपाइन. ये सारी क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डू नो हार्म इज कॉल्ड. क्या है ये? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी नॉन मॉलफेशंस, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी बेनिफिशंस. राइट आंसर इज ऑप्शन बी नॉन मॉलफिशियंस. अब नॉन मॉलफिशियंस है क्या चीज़? चलिए देख लेते हैं. Non-malfeasance is the principle is not causing to harm other. It is the key point of the medical ethics of expand the makes first do no harm. Okay, क्या है कि जो नर्सिंग इथिक्स है इसमें नॉन मालफिशियंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम कभी भी किसी पेशेंट को या किसी को भी हार्म नहीं कर सकते. हमारे इथिक्स में तो बोला ही जाता है कि सबको सेव करना है, तो उसी प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है. ठीक है, ये मेडिकल इथिक्स है, ये फिजिशियन के लिए भी आता है और जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उन सब के लिए ये इथिक्स काम करते हैं. ओके, इसमें दिया हुआ है, इसमें और ज़्यादा. ठीक है, चाहे वो हम पहले क्या करेंगे? अवॉइड ओवर मेडिकेशन. क्या है? जब हम मेडिकेशन देंगे तब भी इस इथिक्स का पालन करेंगे और सर्जिकल कंडीशन में भी हम इस इथिक्स का पालन करेंगे. मैंने क्या बताया अभी? नॉन मालफिशियंस क्या है? एक इथिक्स है. इसमें क्या है? डू नॉट हार्म अदर. हम किसी को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
Side effect of the steroid is include option A hypoglycemia, option B osteoporosis, option C weight gain, option D hypotension. Right answer is osteoporosis. चलिए देख लेते हैं कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस दिया है, लेकिन इसका मेन आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी वेट गेन। ओके, चलिए देखते हैं। वेट गेन इफ़ यू हैव, कॉमन साइड इफेक्ट है स्टेरॉइड, जितने मिलेंगे उसका साइड इफेक्ट क्या दिया है इसमें, सबसे पहला ही साइड इफेक्ट आ गया वेट गेन, इसीलिए मैंने बोला कि ऑस्टियोपोरोसिस से अच्छा ऑप्शन है वेट गेन। वेट गेन आना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा वेट गेन। ओके, वेट गेन इफ़ यू हैव टेक अ पीरियोडिक मोर देन द फ्यू वीक, यदि हम कुछ ज़्यादा वीक तक स्टेरॉइड लेते हैं तो क्या होगा, वेट गेन होने की प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम इन स्लीपिंग होगा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी, फीलिंग रेस्टलेसनेस होगा, स्वेटिंग होगी, मूड चेंज होगा। ठीक है, यदि हम स्टेरॉइड कई दिनों तक लेते हैं या कुछ वीक तक लेते हैं तो हमको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। इसमें साइकेट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे, शायद 2 या 3 ही हैं जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम से मैंने लिए थे, बाकी सारे साइकेट्रिक के हैं। और साइकेट्रिक का 5 नंबर का पक्का को हर एग्ज़ाम में आता ही है। सो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, आने वाली सारी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।